हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसमें हम लोग देख रहे थे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, कन्नौज का जो राठौर राजवंश था, जेजाक भुक्ती का जो चंदेल वंश था, परमार वंश था, सोलंकी वंश, गुजरात के जितने भी चालुक्य शासक थे, और चेदी राजवंश और सिसोदिया वंश के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा जो प्राचीन भारत है वो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी वीडियोस मैंने आपको दी है उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। उत्तराखंड जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, वीडियोस दी हैं, उन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत मतलब आउट ऑफ सिलेबस आता है, ये जो मैंने पढ़ा इससे बाहर से आता है, तो वो क्वेश्चन आप वैसे भी कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई कर ही नहीं पाते हैं। मतलब 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको वो क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर 98% लोग वो क्वेश्चन कर नहीं पाते। जो सिलेबस से आते हैं उनको आप लोग कर सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा है, अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उनको गलत नहीं करेंगे। देखिए, प्राचीन भारत तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें जो स्थापत्य कला है, इनसे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जितने भी प्राचीन टाइम पर जितने भी स्थापत्य कलाएं हुई थी। अब देखिए, प्राचीन टाइम पर जो स्थापत्य कला की जो शैलियाँ हुआ करती थी, जो शैली हुआ करती थी बेसिकली, वो होती थी नागर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, स्थापत्य कला की बात करें तो मंदिर एवं भवनों का निर्माण उस टाइम पे स्थापत्य कला कहलाता था। ठीक है, मंदिरों का निर्माण और भवनों का निर्माण ही स्थापत्य कला कहलाता था। अब जो स्थापत्य कला की शैली मैंने बताई, नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब देखिए, जो नागर शैली थी ये उत्तर भारत में फेमस थी। ठीक है, ये इंडिया का मैप अगर मान के चलो तो जो ये उत्तर भारत वाला एरिया है, यहाँ पर नागर शैली चलती थी। और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत। अब आपको याद कैसे करना है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नागर शैली कहाँ चलती थी और द्रविड़ शैली कहाँ चलती थी। जहां पर द्रविड़ आ रहा है, मतलब द आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, तो द का मतलब दक्षिण। तो ऐसे आप लोग याद करना, जहां पर द्रविड़ आ रहा है मतलब द आ रहा है तो दक्षिण भारत, नागर शैली दूसरा उत्तर भारत। ठीक है, दक्षिण भारत उत्तर भारत। तो इन दोनों जगहों पर नागर शैली और द्रविड़ शैली होती थी। अब देखिए, जो नागर शैली है ये कैसे विकसित हुई, इसका विकास कैसे हुआ, तो विशेष रूप से जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, ठीक है, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाले यहाँ पर वाले उड़ीसा वाले क्षेत्र से ही इसका क्या होता है, विकास होता है नागर शैली का। देखिए, जो नागर शैली है और द्रविड़ शैली है, नागर और द्रविड़ शैली का जहाँ पर संगम होता है। अब देखिए, उत्तर भारत वाला ये क्षेत्र है, ये नीचे का दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है। अब जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में जहाँ पर उत्तर भारत के नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली जहाँ पर संगम करती है, इन इलाकों पर जहाँ पर क्या होगा, दक्षिण भारत वाली शैलियाँ भी चलेंगी, उत्तर भारत वाली भी। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका संगम होता है, तो उस शैली को बोला गया बेसर शैली। ठीक है, जो इस बीच वाला एरिया है, इस एरिया में जो शैली प्रयोग हुई उसको बेसर शैली कहा गया, जो बेसिकली नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या था, संगम था। अब जो बेसर शैली है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने करा था, तो ये करा था जो चालुक्य राजा हुए। ठीक है, मैंने जो चालुक्य पढ़ाए थे, चालुक्य राजाओं ने ही क्या करा था, बेसर शैली का सर्वाधिक प्रयोग करा था स्थापत्य कला के लिए। अब देखिए, जो चालुक्य राजाओं ने बेसर शैली का उपयोग करा, बाद में इसको चालुक्य शैली के नाम से जाना गया। ठीक है, चालुक्यों द्वारा इनका उपयोग हुआ तो इनको बाद में चालुक्य शैली के नाम से भी जाना गया। अब जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, बेसिकली जो मध्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में जो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, काफी फेमस मंदिर है खजुराहो का मंदिर, जो बेसिकली जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के यहाँ पर मंदिर है। तो ये नागर शैली में बनाई गई है। अब देखिए, नागर शैली कहाँ की है, उत्तर भारत की है। तो खजुराहो का मंदिर कौन सी शैली में है, नागर शैली में है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये नागर शैली में तो बना है खजुराहो का मंदिर। इस मंदिर में 85 मंदिर समूह है। मतलब एक जो खजुराहो का मंदिर है, ये बहुत बड़ा एक मंदिर समूह, जैसे हमने जागेश्वर धाम पढ़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम एक मतलब एक सिंगल सा मंदिर नहीं है। जागेश्वर धाम बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है। वैसे कि जो खजुराहो का मंदिर है, ये भी बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है, जिसमें 85 मंदिर आते हैं। ठीक है, जो जहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के मंदिर हैं। ठीक है, तो ये सारे नागर शैली में बने हैं। 85 मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं, जो मध्य प्रदेश के एक जिला है छतरपुर जिला। तो छतरपुर जिला में स्थित है खजुराहो का मंदिर। अब जो खजुराहो का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करा था, तो इसका निर्माण करा था जो चंदेल शासक थे। हमने चंदेल शासक भी पिछले एपिसोड्स में देखे थे, पिछले जो लेक्चर थे उनमें देखे थे। तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करा था।
अब देखिए चंदेल जो शासक थे इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये जिजाग भुक्ति के थे, ठीक है। जिजाग भुक्ति के चंदेल थे। इनका आधुनिक नाम जो है वो बुंदेलखंड है, ठीक है। जो चंदेल शासकों का जो जिजाग भुक्ति है इसका आधुनिक नाम क्या है, बुंदेलखंड है, ठीक है। अब देखिए जो खजुराहो का मंदिर है इसका एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। इसमें जो खजुराहो के मंदिर समूह में जो काफी सारे फेमस मंदिर हैं उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर आता है कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण कराया था राजा धंग ने, ठीक है। किसने कराया था, राजा धंग ने कराया था। और इसने और एक मंदिर का निर्माण कराया था जो था मातंगेश्वर मंदिर, जहां पर भी क्या होती है, शिव की पूजा होती है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करा, तो राजा धंग ने कराया था। और राजा धंग ने ही एक और मंदिर का निर्माण करा था जो था मातंगेश्वर मंदिर, जहां पर भी क्या होती है, शिव की पूजा होती है। अब जो इसी के अंतर्गत दूसरा मंदिर आता है ये है चौसठ योगिनी मंदिर, ठीक है। चौसठ योगिनी मंदिर जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में ये भी स्थित होगा खजुराहो मंदिर समूह में। फिर इसके बाद आता है चित्रगुप्त का मंदिर, तो चित्रगुप्त का मंदिर भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अब आप लोग कमेंट में बताना जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, कौन पार्श्वनाथ थे, ये जैन धर्म के कौन से अनुयायी थे, ठीक है, जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे बेसिकली। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, कमेंट में जरूर बताना। फिर देखिए पार्श्वनाथ का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अब इसके बाद कुछ और मंदिरों की बात करें तो जैसे सोनगरी दतिया, ठीक है, सोनगरी दतिया जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो जैन मंदिर है, जैन मंदिरों की संख्या है 103, ठीक है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में क्या है, जैन मंदिर हैं काफी सारे, जिनकी संख्या कितनी है, 103 है, जिसमें 26 मंदिर गाँव में है और 77 मंदिर कहाँ है, पहाड़ियों पर है। देखिए 77 मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है और 26 मंदिर कहाँ है, गाँव में स्थित है। इसके बाद जो देखिए जो इन मंदिर समूह में जो 103 मंदिर समूह है, इनमें जो 57वां मंदिर है ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है। 57वां प्रमुख मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु का है, ठीक है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में जाएं तो उत्तर प्रदेश में एक दशावतार मंदिर है, ठीक है। दशावतार मंदिर है जो किसके लिए फेमस है, भगवान विष्णु के लिए फेमस है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाता है, ठीक है, वर्णन मिलता है यहाँ पर बेसिकली बोले तो। दशावतार मंदिर जो स्थित है ये ललितपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा के सूर्य मंदिर की, ठीक है। उड़ीसा में क्या स्थित है, एक कोणार्क में सूर्य मंदिर है, एक उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर स्थित है इसको ब्लैक पैगोडा प्रकार के मंदिर भी बोले जाते हैं, ठीक है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा मंदिर भी बोला जाता है। इस सूर्य मंदिर में 12 पहिए तथा 7 अश्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 12 पहिए तथा 7 अश्व लगे हुए हैं। और ये मंदिर क्या है, कोणार्क का है, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है। देखिए जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था, ठीक है। जो आपने गंग वंश पढ़ा होगा, गंग वंश में आपने पढ़ा होगा नरसिंह देव वर्मन प्रथम, तो इन्होंने ही कराया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, जो गंग वंश का क्या था, एक राजा हुआ करता था। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा में ही एक लिंगराज मंदिर भी स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में ही स्थित है लिंगराज मंदिर। अब इसके शिखर की बात करें तो इसकी जो शिखर की ऊंचाई है वो 180 फीट है। अब देखिए आपने मंदिर देखे होंगे, मंदिर का जो ऐसे इस तरीके का जो शिखर बनाया जाता है, इस शिखर की ऊंचाई कितनी है, 180 फीट है। तो आप लोग लगा सकते हैं लिंगराज मंदिर कितना ऊंचा होगा, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा में ही एक जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी जिले में स्थित है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसको बोला जाता है। तो उड़ीसा के पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है ये भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद अंकोर वाट मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर भी काफ़ी फेमस है। अंकोर वाट मंदिर बेसिकली कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका प्राचीन नाम जो था ये कंपूचिया था। कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था, कम्यूचिया या कंपूचिया इसका नाम था। इसकी जो कैपिटल है वो है फोनोपेन, ठीक है। फोनोपेन है क्या है, कंबोडिया की राजधानी है। देखिए अंकोर वाट मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। इसकी जो शैली है ये द्रविड़ शैली है और यहाँ पर विष्णु की क्या होती है, पूजा होती है। द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है जहाँ पर क्या होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। फिर इसके बाद आता है विरूपाक्ष मंदिर। देखिए विरूपाक्ष मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, जो लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है, ठीक है। भगवान शिव की यहाँ पर क्या होती है, विरूपाक्ष मंदिर में पूजा होती है। ये कहाँ स्थित है, हम्पी कर्नाटका में स्थित है।
इसके बाद आता है अगला मंदिर। ये है गोमतेश्वर की मूर्ति। ये मंदिर नहीं है, ये गोमतेश्वर की मूर्ति है। देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति काफी इंपोर्टेंट है, जो श्रवण बेलगोला में स्थित है। इसका निर्माण कराया था चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया था। श्रवण बेलगोला में ही क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपको ये भी याद करना है, जो श्रवण बेलगोला है यहाँ पर क्या हुई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद हम लोग अगले मंदिर की बात करें तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है तमिलनाडु में, तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है ये चट्टानों को काट कर बनाया गया है महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम का जो निर्माण कराया था वो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन देव द्वितीय ने क्या कराया था, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था, जो चट्टानों को काट कर बनाया गया है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था ये पल्लव वंश का था। ठीक है, पल्लव वंश ने इसका निर्माण कराया था बेसिकली। अब देखिए जो महाबलीपुरम का मंदिर है इसमें रथों की संख्या कितनी है, 7, जिसमें जो बड़ा रथ है वो धर्मराज का है, छोटा रथ जो है वो द्रौपदी का है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है, इसमें जो महाबलीपुरम का मंदिर है इसमें रथों की संख्या कितनी है, तो इसमें 7 रथ हैं। 7 रथों में से जो सबसे बड़ा रथ है वो धर्मराज का है, जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी का है। ठीक है, महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसको क्या बोला जाता है, एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, एकाश्म मंदिर या फिर रथ मंदिर भी इसको बोला जाता है, महाबली के मंदिर को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अगला आता है नैमिषारण्य तीर्थ। ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ जो है ये यहाँ पर रण्य होगा। नैमिषारण्य तीर्थ है, ये सीतापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सीतापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसका रीजन क्या है फेमस होने का, ये काफी ज्यादा फेमस है नैमिषारण्य तीर्थ। ये फेमस क्यों है, देखिए प्राचीन काल में जो महर्षि दधीची थे उन्होंने अपनी अस्थियां देवताओं को यहाँ पर दान कर दी थी। ठीक है, महर्षि दधीची के बारे में आपने सुना होगा। तो महर्षि दधीची ने क्या करा था, जो अपनी अस्थियां थी उनको देवताओं को दान कर दिया था। इसलिए ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये काफी इंपोर्टेंट है, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी काफी फेमस है। ये भी काफी फेमस है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, बिमल शाह ने कराया था। बिमल शाह ने कराया था। बिमल शाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो गुजरात के चालुक्य थे भीम प्रथम, इसके सामंत हुआ करते थे बिमल शाह। जो मैंने पहले भी आपको बताया था, चालुक्य वंश में भीम प्रथम के जो सामंत हुआ करते थे बिमल शाह इनका नाम था, जिसने क्या करा था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पालीताना का जैन मंदिर। ठीक है, जो पालीताना का जैन मंदिर है ये भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो भावनगर है गुजरात में, वहां पर स्थित है पालीताना का जैन मंदिर। ये स्थित कहाँ है, ये शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, शत्रुंजय जो पहाड़ी है यहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। इसके अंतर्गत 34 मुख्य गुफाएं आती हैं। ठीक है, 34 इसमें क्या है, गुफाएं हैं अजंता एवं एलोरा में। इसके निर्माण की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करा था, जिसके शासक हुआ करते थे उस टाइम पे कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश में जो कृष्ण प्रथम थे उन्होंने निर्माण कराया था अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का, जो कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। ये आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो कमेंट करके बताना कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रमुख तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी स्थापत्य कला थी जिसमें हमने काफी सारे मंदिरों के बारे में बात करी। अब हमारे जो प्रमुख तथ्य हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य रूप से आता है बौद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उस टाइम पे बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था हमारा इंडिया। भारत बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए फेमस हुआ करता था, जिसी के कारण चाइना से काफी सारे, विदेशों से काफी सारे यात्री आते थे, जैसे इंक्लूडिंग ह्वेनसांग है। ठीक है, ह्वेनसांग भी क्या आया था यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ह्वेनसांग आता है, फाहियान आता है, काफी सारे शासक आते हैं, शासक नहीं काफी सारे दार्शनिक आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ करता था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये काफी ज्यादा फेमस था, जो बिहार में स्थित है। इसका निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने। 430 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच में क्या होता है, इसका निर्माण होता है कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, बाद में इसको तोड़ दिया जाता है। तो देखिए विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला भी बिहार में स्थित होता था, धर्मपाल ने इसका निर्माण करा था। सोमपुरी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, धर्मपाल ने इसका निर्माण करा था।
उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये बिहार में स्थित था। ये गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इन्होंने ही क्या करा था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी बिहार में, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर देखिए वल्लभी जो विश्वविद्यालय था ये गुजरात में स्थित था और भट्टारक इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक बोले तो निर्माण इन्होंने करा था। तो ये सारे प्रमुख जो 5-6 विश्वविद्यालय थे, बौद्ध विश्वविद्यालय, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन भारत से रिलेटेड है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। इसमें से मुख्य रूप से आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। फिर आता है रामायण। रामायण से हमें इतिहास के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता चलती है, जिनके रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। फिर आता है महाभारत। महाभारत के जो रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास। ठीक है, महाभारत का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है तो यह है जय संहिता। ठीक है, इसके बाद बात करें तो कातंत्र आता है। ठीक है, कातंत्र आता है। कातंत्र का जो निर्माण करा था, जो इसके रचनाकार थे वो थे सर्ववर्मन। फिर इसके बाद आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। अब देखिए जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें हमको कश्मीर का संपूर्ण इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें हमें कश्मीर के जो राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़, उनके बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम लोग करेंगे अगले पुस्तक के बारे में बात। तो अगला जो पुस्तक है वो है साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी और सूरसागर के जो रचनाकार हैं वो है हमारे सूरदास जी। ठीक है, सूरदास की रचना है सूरसागर और साहित्य लहरी। इसके बाद अगला जो है वो है अर्थशास्त्र, जो लिखी थी कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने। फिर है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, दरबारी थे। फिर इसके बाद आता है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा की है और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको 50 से ज्यादा भाषाओं में क्या करा गया है, ट्रांसलेट करा गया है। इसके बाद आता है आदि पुराण, जिसको लिखा है जिनसेन ने। इसके बाद अगले पुस्तक की बात करें तो शांति पुराण, जो पोन्न ने लिखी है। फिर आता है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो पुस्तक आता है वो आता है सौंदर्यानंद, जो अशोक घोष ने ही इसको लिखी है। फिर आता है कामसूत्र, जो वात्सायन की है। फिर आता है स्वप्न वाक दाता। ठीक है, क्या आता है, स्वप्न वाक दाता, जो भास की है, महाराजा भास की। फिर आता है महाविभाषा शास्त्र, ये वसुमित्र की है। फिर आता है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि की है। फिर आता है देवी चंद्र गुप्तम, जो विशाखा दत्त की है। फिर आता है मुद्रा राक्षस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो किसकी है, विशाख दत्त की है। फिर है मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक की है। फिर आता है सूर्य सिद्धांत, जो आर्यभट्ट की है। फिर आता है बुद्धि चरितम, ये अश्वघोष की है। किरातार्जुनियम, जो भारवी की है, जो मैंने पढ़ाया है आपको। 10 कुमार चरितम, ये दंडी की है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद और हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जैसे महाभाष्य है, ये पतंजलि की है, इंपोर्टेंट है। सारीपुत्र प्रकरण है, ये अश्वघोष घोष की है। देखिए अश्वघोष घोष ने काफी सारी रचना करी थी। सत्सहसारिका सूत्र है, ये किसकी है, नागार्जुन की है। क्या है, सत्सहसारिका सूत्र, ये नागार्जुन की है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है और ऋतु संहार है, माल विघ्नि मित्रम है, वक्रमोश वर्षसीयम है। फिर उसके बाद आता है कुमार संभव। ये सारी जितनी भी पुस्तकें हैं ये किसकी हैं, कालिदास की हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम क्या आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा, इन्होंने कहाँ पर क्या करी थी, इसकी रचना करी थी, कौन से नदी के तट पर करी थी, कौन से आश्रम में करी थी, ये आप लोग मेरे को बताना। फिर आता है मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार, माल विघ्नि मित्रम। ठीक है, माल विघ्नि मित्रम जो है ये लव स्टोरी बेस्ड बुक है, इसमें किस किस की लव स्टोरी है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है विक्रमो वर्षियम, फिर है कुमार संभवम, ये सारे क्या है, कालिदास की है। फिर इसके बाद हम अगला देखेंगे तो हर्षचरित है, कादम्बरी है, इसके लेखक हैं हर्षचरित और कादम्बरी के बाणभट्ट। फिर है कामसूत्र, जो किसकी है, वात्सायन की है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सब किसने लिखे हैं, राजा हर्षवर्धन ने। अब देखिए जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। मतलब इसको 55 प्लस भाषाओं में इसका क्या करा गया है, अनुवाद करा गया है पंचतंत्र, जो लिखा था विष्णु शर्मा ने। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हैं। अब जो मैंने बताया था राजतरंगिणी, जिसमें हमको क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें हमको काउल यानी कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इनके बारे में हमको पता चलता है, जिसमें राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में हमको पता चलता है। तो ये सारे तथ्य थे हमारे प्राचीन भारत से रिलेटेड। तो बेसिकली आज हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंध पर विजय, अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को भी देखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।